अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस तरह से कशीदगी बरकरार है, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हतमी तारीख दे दी गई है लॉन्ग मार्च की, और 25 मई को ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि श्रीनगर सपहर 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। ये कल पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने अपने तमाम कारकुनान को दावत दी है और ये भी कहा कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मैं ये कहता हूँ कि आप आएँ, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। इसके साथ साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अफवाज पाकिस्तान को भी पैगामात दिए हैं और ये भी साथ में कहा कि अफवाज पाकिस्तान जब ये खुद अब ये कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं तो फिर उन्हें न्यूट्रल भी रहना चाहिए। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई इक़दाम मत कीजिएगा वरना हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो तमाम चीज़ों को पैगामात भी जारी कर रहे हैं, अपना लाहेअमल भी बता रहे हैं कि हम आएंगे, हमारा लॉन्ग मार्च, हमारा ये धरना जो है बड़ा पुरअमन रहेगा और हम तब तक नहीं उठेंगे। हमारा यक नुकाती एजेंडा है और वह एजेंडा ये है कि आप असम्बली को तहलील कर दें और हमें इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम वापस चले जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और अपने मुतालबात मंजूर करवाएंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए नई मखलूत हुकूमत के हवाले से तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं देख लेता हूँ कि ये कैसे घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत नहीं है, एक मखलूत हुकूमत है। मिल के तमाम जो कायदीन हैं वो मुशावरत से एक हतमी फ़ैसला करेंगे और उसके बाद ही हिकमत अमली बनाई जाएगी और उसी के मुताबिक इनसे डील भी किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस में भी बड़ी सतह के ऊपर तबादले भी किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी। तो कहीं ना कहीं तैयारियां तो जारी हैं। मरीम नवाज साहिबा भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस खूनी मार्च को हर आइनी तरीके से रोका जाएगा। मरीम औरंगजेब भी यही कह रही हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही कहा और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से भी ऐसी ही स्टेटमेंट आए। तो मुल्की सियासत के अंदर एक बार फिर से कशीदगी बरकरार है और 25 मई इसलिए भी पाकिस्तान के लिए अहम है कि IMF के साथ आपके जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे कि आप उस प्रोग्राम में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो उस सूरत के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बेयकीनी की सूरत हाल होगी तो उस सूरत में इस जो प्रोग्राम है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, हमारे माशी प्लान को अगर हमने अपनी इकॉनमी को मुस्तहकम करना है तो उस सूरत के अंदर अगर मुल्क के अंदर बेयकीनी रहेगी तो फिर कैसे इदारे, मालियाती इदारे हमारे पर एतबार करेंगे और इस प्रोग्राम को हमारे साथ बेहतर तरीके से डील करेंगे या कंटिन्यू रखेंगे। ये बड़े अहम सवालात हैं और इसके ऊपर यकीनी तौर पर सियासी कायदीन को ही सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब तो तारीख का ऐलान हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में भी कल की जो सूरत हाल रही और इजलास को 6 जून तक मुलतवी किया गया। तहरीक अदम एतमाद स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के खिलाफ जमा हुई थी, लेकिन वजूहात की बिना के ऊपर तहरीक अदम एतमाद को कैंसिल कर दिया गया। नून लीग का इस हवाले से कहा गया कि कारकुनान मौजूद नहीं थे। वह हमने देखा कि किस तरह से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे कि दरवाजे बंद किए गए हैं और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है। गवर्नर पंजाब अभी तक नहीं है, दूसरी समरी भी भिजवा दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से सदर ममलिकत को। आइन के मुताबिक 15 या 15 के बाद मज़ीद 10 दिन होते हैं कि समरी को रोका जा सकता है, लेकिन उसके बाद आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म के जो तजवीज़ करदा जो नाम है वही गवर्नर पंजाब हो सकता है। तो बहरहाल ये पंजाब का जो आइनी बहरान है ये क्या समत अपना रहा है और ये बेहतर तरीके से डील हो पाएगा या कशीदगी बरकरार रहेगी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यकीनी तौर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरा जो चीन है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बड़ी अहम पेशरफ़्त भी हुई हैं उस हवाले से। अब बात करेंगे कि ख़ारजा अमूर के ऊपर जिस तरह से हमें मुहाज़ का सामना है तो ये नई मखलूत हुकूमत उसको बेहतर तरीके से डील कर रही है या नहीं कर रही है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान खान, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार। उनके साथ होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनीम कमर साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहम्मद इमरान खान साहब आपकी जानिब में आऊँगा। 25 मई ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का, धरने का। ये कहा गया है कि मुतालबात जब तक मंजूर नहीं होंगे हम नहीं उठेंगे, हर हद तक हम जाएंगे भी और हमारा यकनुकाती एजेंडा यही है कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन की तारीख दे दी जाए।
कैसे देख रहे हैं इस नई सियासी बढ़ती हुई कशीदगी को? रजा भाई और मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। रजा भाई, तहरीक इंसाफ के एक दिली सतह के अहदेदार ने नाम न जाहिर करने का वादा लेकर मुझे ये बताया है कि मुल्तान के जलसा में ज्यादा रौनक इसलिए थी कि वहाँ जनूबी पंजाब के 13 अजला से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले काफिले भी पहुंचे थे, जिनकी तादाद तकरीबन 40,000 नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि वहां 20,000 से ज्यादा सिंध से आने वाले लोगों की मौजूदगी भी थी, जो मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में मुल्तान का जलसा खत्म होते ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए थे। किसी भी ट्रैप से बचने के लिए इमरान खान साहब ने ये हिकमत अमली तरतीब दी थी और इसको इस राजदारी से अमल में लाया गया कि किसी को कानो कान खबर न हुई, ताकि कम से कम कारकुनों की जो मतलूबा तादाद इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च शुरू करने के लिए दरकार हो, उसे महफूज तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में पहुंचाया जा सके। इस खबर का सच्चा होने के हवाले से मेरे पास कोई सबूत नहीं, मगर मेरा ये पहचान है कि ये खबर सच हो सकती है, इसलिए सरोवर गर्दन रावी कहकर पेश कर रहा हूँ। अगर ये बात सच है तो बहुत हैरानी की बात है। इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी, अब तो जमाना बीत गया, उस वक्त तो खान साहब बहुत भोले लगते थे, मगर अब जब से उनकी हुकूमत गई है और उनकी सियासत का उनकी हुकूमत के जाने के बाद से बगौर मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान बला के ज़हीन, मजबूत आसाब के मालिक और बहादुर आदमी हैं। फ्रंट फुट पर खेलना तो खैर वो हमेशा से खेलते ही आए हैं। सियासी तजर्बा और खासकर हुकूमती तजर्बा उनके पास नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम सियासतदानों से तन्हा मुकाबला करते करते उनका तजर्बा भी इन सबके करीब आ गया है, और यही वजह है कि वो एक फकीदुल मिसाल अवामी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। सही भाई। अच्छा, हनीफ साहब, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि मुल्तान के अंदर जो जलसा हुआ, पहले ये कहा गया था कि मुल्तान में इस्लामाबाद आने की तारीख बता दी जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मामला ताख़ीर हुई उसके अंदर और हिकमत अमली को तब्दील कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि पेशावर से फ़ैसला आएगा कि इस्लामाबाद में कब आना है। तो फिर 25 से 29 मई ये तो तारीख बताई जा रही थी, लेकिन ज़्यादा जो बातें हो रही थी वो यही हो रही थी कि 29 या 30 मई तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल दे सकती है। 25 मई नहीं इतनी बात की जा रही थी। तो 25 मई आपको क्यों लगता है कि कोई ख़ास मुंतखब करके ये दी गई है तारीख, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात भी होने हैं? इस हवाले से भी अहम है कि अगर मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल रहेगी तो मालियाती इदारे नहीं कर सकेंगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू। वो सवालात उठाएंगे कि आपके मुल्क के अंदर एक कशीदगी है, तो कैसे आपको नहीं पता कि आपकी हुकूमत मुस्तहकम है या नहीं है? तो क्या ये वजह भी हो सकती है, या फिर नहीं ऐसी कोई वजह हो नहीं सकती है और ऐसे ही तारीख एक दे दी गई है? मेरा ख्याल है इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, तो उन दिनों में जब इनको यकीन हो गया कि अब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी, तो उन दिनों में जो फैसले किए गए, खास तौर पर मईशत के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो वो फैसले ऐसे ही थे कि उनका असर जो है वो आने वाले हुक्मरानों पर पड़े और वो उनको टैकल ना कर सके उस सारी सिचुएशन को। तो ये एक, और इसको आप जो हुक्मरान है वो इस बात को बार बार इस बात पे इसरार भी कर रहे हैं कि जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत के मामले में उनके रास्ते में बरूदी सुर्गे बिछा दी। तो अब 25 मई को जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और उसी दिन लॉन्ग मार्च की तारीख रखी गई है, तो इस गुमान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे भी ये सोच कार फरमा हो
कि उस दौरान जब IMF से मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपके मुल्क में तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो फिर कैसे इन मुआहदों को कंटिन्यू किया जाए। ये एक पहलू हो सकता है और इसका इजहार हुकूमत भी कर रही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये देखें तो एक लॉन्ग मार्च तो करना ही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो इस बात का ऐलान भी कर रहे थे। मुल्तान के जलसे में जो डेट अनाउंस नहीं की गई थी उसका एक ये भी था वजह कि पसे पर्दा कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे थे, डायलॉग भी हो रहे थे, और शायद उम्मीद थी ये तहरीक इंसाफ को कि उनको लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े और उससे पहले ही कोई सेटलमेंट हो जाए। लेकिन जब सेटलमेंट नहीं हो पाई और वो मुज़ाकरात जो पसे पर्दा हो रहे थे वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर डेट की अनाउंसमेंट करना पड़ी और फिर 25 मई की डेट जो है वो अनाउंस कर दी। लेकिन बहरहाल ये इस हवाले से नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो उसी दिन आपके मुज़ाकरात IMF के साथ हो रहे होंगे और आप उनके साथ आगे के मामला तय करना चाह रहे होंगे, और उसी दिन आपके मुल्क में एक बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी जिसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहरहाल एक अरसे से कायम है और ये भी उसी सिलसिले का ही एक मुसलसल है। ठीक है। अच्छा अनीफ साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे लेकिन नहीं यकीन दहानी करवाई जा सकी, लेकिन कल बड़े सीनियर सहाफ़ी ये भी तज्ज़िया करते रहे कि बहुत हद तक जो मामला है वो कहीं ना कहीं तय पा चुका है। 25 या 25 से पहले या 25 के कुछ ही दिनों बाद जो है वो मामला एंड हो सकता है, क्योंकि इस नई मखलूत हुकूमत ने जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास बुलाने का कहा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत या माशी पॉलिसीज़ उस इजलास में करते हैं, तो उस इजलास को भी मुस्तरद कर दिया गया। यकीन दहानी करवाई गई कि पार्लिमानी जो मुद्दत है बकिया वो हमें मुकम्मल करने दी जाए। उस हवाले से भी कोई श्योरिटी नहीं दी गई है और यही कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं, तारीख जो है वो अनाउंस कर दें, असम्बली को तहलील कर दें कि टैक्स का कोई सेटअप आ जाए। तो ऐसी भी बातें कल बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार करते रहे। मैं सवाल का जवाब आप दोनों मेहमानों से लूँगा, मगर नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। जिस तरह से सियासी कशीदगी बरकरार है, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अनीफ कमर साहब, और उनके साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद इमरान खान साहब। अनीफ साहब, वही सवाल जो ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने रखा कि कुछ सीनियर सहाफ़ी तो तज्ज़िया कर रहे हैं कि बहुत हद तक मामला तय पा चुके हैं, केयर टेकर्स की बात हो रही है, तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि कोई मामलात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि शायद लॉन्ग मार्च के कुछ ही दिनों बाद, या हो सकता है कि नौबत ही ना आए, ये 1-2 दिन में ही ऐसा कुछ हो जाए, तारीख मिल जाए और उसके बाद ये तमाम तर जो मामला है एक नई समत जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इख्तियार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर कोई मामला तय पा चुके होते तो मंजर आम पर भी आ चुके होते। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी हुकूमत इत्तेहादी जो जमातें हैं वो आज मिल बैठ रही हैं, वो आज फैसला करने वाली है कि इस हुकूमत को कंटिन्यू करना है, कोई बड़े फैसले करने हैं या नहीं करने, या क्या सूरत हाल है। इस सारे मामलात में जो बुनियादी किरदार है और जो मरकजी किरदार है और जिसकी तरफ दोनों फरीक देख रहे हैं, हुकूमत भी उसी जानब देख रही है और इस वक्त की ओपोजिशन जो है वो भी उसी जानब देख रही है, वो है एस्टेब्लिशमेंट का किरदार। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो उन्होंने बड़ी तनकीद की इस पे और बड़े बार बार उन्होंने कहा कि न्यूट्रल होने का ना कोई इस्लाम में जवाज है ना कोई दीन में जवाज है, और न्यूट्रल तो पता नहीं क्या होता है, जो कुछ भी वो कहते रहे। लेकिन अब कल जब उन्होंने अनाउंसमेंट की लॉन्ग मार्च की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, आप न्यूट्रल हैं तो आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। यानी वो भी जो कुछ कह रहे हैं वो मुखातब उनका एस्टेब्लिशमेंट है माफ कीजिएगा। और दूसरी साइड पे जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि उसके हाथ पांव बांध कर उसे हुकूमत दे दी गई है और उसे परफॉर्म करने के लिए मतलूबा फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही।
और उनका भी मुतालबा ये है कि अगर हुकूमत उनसे करवानी है और उन्होंने हुकूमत को कंटिन्यू करना है, अहम फैसले करने हैं, तो इन अहम फैसलों का बोझ तमाम स्टेक होल्डर्स को बर्दाश्त करना होगा और आपस में मिलकर ये हुकूमत को चलाना पड़ेगा। इस हवाले से अगर कोई मामला तय पा चुके होते तो क्लियर कट हुकूमत इस वक्त अनाउंस करती कि वो हुकूमत कर रही है और ये फैसले करने जा रही है, और फिर वो अवाम को भी एतमाद में लेते। आपको पता है कि अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर ने इतने दिन गुजरने के बावजूद कौम से खिताब तक भी नहीं किया, जो कि एक रवायत भी है हमारे यहाँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपनी पॉलिसी और अपनी जो है वो कौम से खिताब में वो वाजे करता है। अभी तक तो इतनी कंफ्यूज्ड हुकूमत है कि उसके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब तक नहीं किया। दूसरी जानब ये तक तय नहीं हो सका अभी तक हुकूमत के एंड पे कि ये लॉन्ग मार्च अगर होगा तो उसको टैकल कैसे करना है। उसको आने देना है पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनना, या उसको रोकना है, जहां से शुरू होना है वहां से ही रोकना है, इस्लामाबाद में रोकना है, क्या हिकमत अमली होनी है, कैसे रोकना है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में हुकूमत के एंड पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर तो उन हुकूमत के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करती हैं और हुकूमत की पॉलिसीज को फॉलो करती हैं तो फिर तो ये समझा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल है और वो इस हुकूमत को जो सिविलियन हुकूमत है उसको चलने देना चाहती है। लेकिन अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस तरह काम नहीं करती जिस तरह सिविल हुकूमत चाहती है तो फिर इस बारे में भी खदशात पैदा होंगे कि आया एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है। तो ये सारे का सारा मामला इस वक्त दोनों फरीक उस साइड पे देख रहे हैं और दोनों फरीकों में से मेरा ख्याल अभी तक किसी को वाज़े तौर पर ये यकीन दहानी नहीं कराई गई कि वो किसके साथ हैं। हाँ, अलबत्ता अनाउंसमेंट उधर से यही आ रही है कि वो न्यूट्रल है, आप अपने मामलात को खुद संभालें। आज इत्तेहादी जमातें इस मामले में मेरा ख्याल को फैसला कुन स्टेटमेंट जारी करेंगी। और जहां तक इंतखाबात की बात है, इंतखाबात पीटीआई अगर चाहती है तो हुकूमती इत्तेहाद भी इंतखाबात के हक में ही है। खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज का तो एक बहुत बड़ा धड़ा शुरू से ही, बल्कि पहले तो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून ही इस अदम एतमाद के हक में नहीं थी, वो कबल वक्त इंतखाबात के हक में नहीं थी। बाद में जब तहरीक अदम एतमाद आ गई तो फिर भी नून लीग में एक वाज़े डिवीजन हो गई और एक बड़ा धड़ा जो आज के दिन तक वो यही चाहता है कि ये कबल वक्त इंतखाबात बेशक हो जाएं लेकिन ये हुकूमत नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए उन्हें, और ये जो पिछली हुकूमत का बोझ है वो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। तो इंतखाबात तो वो भी चाहते हैं, फर्क सिर्फ ये है, मसला सिर्फ ये है कि चंद माह के आगे पीछे का है। अगर इस दौरान जैसा कि बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की भी कई अहम मुलाकातें हुई हैं, बल्कि कुछ इतलात ये भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े अहम लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और आज फिर जो मुलाकात है वो आपस में हो रही है। तो इस दौरान अगर बैकडोर मुज़ाकरात में कोई टाइम ड्यूरेशन तय पा जाता है इंतखाबात का तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई को भी इस बात पर कायल किया जा सके, क्योंकि उन्होंने भी लचक रखी है कि असेंबलियां तोड़ें, अबूरी सेटअप बनाएं और फिर इलेक्शन का ऐलान करें। तो फौरी चंद दिन में तो इलेक्शन पीटीआई भी नहीं चाहती और ना ही ऐसा पॉसिबल है। अभी तो असेंबलियां अगर फैसला ये हो जाता है तो ये असेंबलियां तहलील होंगी, अबूरी हुकूमत बनेगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है इमरान साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, और इससे पहले कि अगर जलसों की उनकी बातें सुने कि वो ये कहते रहे कि आपको नेकी या बदी में से कोई एक इंतखाब करना पड़ेगा, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, और फिर कल ये कह दिया कि अगर ये फैसला हो चुका कि आप न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। ये मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई? क्या किसी न किसी हद तक पहले मुज़ाकरात हो रहे थे? और ये भी याद होना चाहिए कि मुल्तान में उन्होंने कोई न्यूट्रल के ऊपर कोई बात नहीं छिड़ी, बल्कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को ही तनकीद का निशाना बनाया था। तो ये तासुर मिला था कि कहीं ना कहीं बात चल रही है, लेकिन पेशावर में फिर कह दिया कि अगर ये फैसला हो चुका है कि न्यूट्रल हैं तो फिर वो अब वो रहें भी।
आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बात चल रही थी जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पीटीआई समझ चुकी है कि अब जो भी कुछ करना है अपने बलबूते के ऊपर करना है? रजा भाई, सबसे पहले तो कामरान खान साहब की एक वीडियो जो कल रात देर गए उन्होंने शेयर की है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। और उस बात के अंदर यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब भी पोशीदा तौर पर मिलेगा। कामरान खान साहब ने कल एक वीडियो में बताया है कि शहबाज और जरदारी हुकूमत का खात्मा करीब है। ये मैं उनके लफ्ज कोट कर रहा हूँ। एक हफ्ते में वो कहते हैं हफीज शेख साहब और रजा बाकिर जैसी हुकूमत आनी है जो सख्त फैसले लेगी, सियासतदान आराम करें और इलेक्शन भूल जाएं। मोहतरम कामरान खान साहब से मैं और कौम ये पूछना चाहती है कि जिन्होंने आपको ये खबर दी है, क्या आपने मुझसे ये पूछा था कि जिन आईएमएफ की शराइत और सख्त फैसलों का आपने अपनी वीडियो में तज़किरा किया, तो क्या आईएमएफ ने कभी इस मुल्क की अशराफिया की, एमपीएज की, एमएनए की मराहत के खात्मे के लिए सख्त फैसले लेने की बात कही है? और क्या कामरान खान साहब आपने ये पूछा था कि अगर हफीज शेख और रजा बाकिर से मईशत संभलती तो आज हमारा मुल्क सिर्फ $2 बिलियन के लिए कर्जा लेने को आईएमएफ के तरले करता? एक तरफ हिंदुस्तान इस मुल्क के हवाले से मजमू मज़ाइम लेकर जंगी तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे पॉलिसी साज हकाइक से आंखें चुरा रहे हैं। कामरान खान साहब, खबर देने वालों से पूछा तो होता कि पीडीएम से लेकर तहरीके इंसाफ तक मुल्क भर की सियासी जमातों को क्या आप इतना ही ताबेदार समझते हैं कि आप उन्हें किसी खास और अहम ताकत का पैगाम देंगे और उसके बाद सबकी सब सियासी जमातें और उनके कारकुन अच्छे बच्चे बन जाएंगे? आंखें खोलो भाई, खुदारा आंखें खोलो। मैं बड़ी दर्दमंदी से कहता हूं, इस मुल्क की अदलिया से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, जनाब जनरल बाजवा साहब से, सियासतदानों से, सियासी कारकुनों से, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से हाथ जोड़कर कहता हूं कि खुदारा मुल्क का सोचें, मुहाज आराई से गुरेज करें। 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर किसी खास इंतजाम के तहत लाएं, मुकम्मल एहतसाब हो और फिर इंतखाब की तरफ जाएं। अगर फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं तो सबसे आसान हल ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी वक्त अपना साबका फैसला सोयो मोटिव लेकर खत्म करने या नजर सानी की अपील पर नजर सानी फरमाते हुए फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है। सही, लेकिन आपने ये कहा कि अदालतों से इख्तियार लेकर ये चीज़ें कर लें, तो फिर पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, क्योंकि पार्लियामेंट ही इस जमहूरी निज़ाम के अंदर सुप्रीम होती है। अगर यही फैसले कहीं से लिख कर इदारों की जानिब से दिए जाने कि इतनी मुद्दत के लिए हुकूमत आ जाए, चली जाए, तो फिर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तज्ज़िये अब ये किए जा रहे हैं कि एक नया सेटअप या एक नया तजर्बा कर लिया जाए और उसी की बुनियाद के ऊपर मुल्क को चलाया जाए, और ये 74-75 सालों में जो तजर्बे किए गए हैं ये कारामद साबित नहीं हुए हैं, ना ही इन्हें खुद से चलने दिया गया है। तो लिहाजा ज़रूरत है कि अब एक नई ज़मीन के ऊपर एक नया बीज लगाया जाए, अब उसका तजर्बा कर लिया जाए। रजा भाई, इस मुल्क को भी अब एक नए आईन की जरूरत है। एक नया इमरानी मुआहदा इस कौम को दरकार है। एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहां अरबों खरबों की लूट मार मुमकिन ही ना रहे, जहां शख्सी और इदारती आज़ादियों की फराहमी के साथ साथ हर शख्स और इदारे के हुकूक और फ़राइज़ मुतय्यन हों,
जहां किसी गलती या गुनाह की सजा पूरे मुआशरे पर तकसीम ना की जाए, बल्कि जो शख्स भी गलती या गुनाह करता है उसके गुनाहों या गलती का बोझ उसे खुद ही उठाना पड़े। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस मुल्क में या पूरी दुनिया में तबकात सिर्फ दो हैं, एक गरीब और एक अमीर, एक हाकिम और एक महकूम। अदालतों पर तनकीद की गई, दोनों पार्टियों की तरफ से तनकीद की गई, मगर अदालतों ने दोनों पार्टियों के लिए रात को अदालतें खोल दी और मुल्क की सियासी अशराफिया को, दोनों पार्टियों में मौजूद सियासी अशराफिया को रिलीफ मिल गया। पिसता कौन है इस निजाम में? सिर्फ आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। वो आम आदमी जिसका केस एक भी पेशी पर अदम मौजूदगी की सूरत में अदम पैरवी। ठीक है, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और यहाँ वक्त हुए ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब की सूरत हाल के ऊपर तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में पंजाब में जिस हद तक आइनी बहरान है। कल भी पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और उसके अंदर हमने देखा कि फिर एक बार फिर से 6 जून तक मुलतवी किया गया। तहरीक अदम एतमाद इस तनाज़ुर में पेश की गई थी पहले स्पीकर पंजाब असम्बली के अगेंस्ट, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात रहे। मीडिया को भी ये खबरें सामने आती रही कि मीडिया कारकुनान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद सियासी कारकुनान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फिर ये खबर आई कि गेट खोल दिए गए हैं, अंदर तक रसाई दे दी गई है। तो ये क्या मामला चलता रहा? फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद खुद ही कैंसिल भी की जाती है और उसके बाद से नून लीग की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है कि दोबारा तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला है हम उसको रखेंगे। तो कल क्या होता रहा, कल तमाम तर पंजाब असम्बली की क्या सूरत हाल रही, इसको कवर करते रहे, तमाम तर चीज़ों के बहुत ग्राउंड में मौजूद रहे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अनीफ कमर साहब। अनीफ साहब बताइएगा कल पंजाब असम्बली में क्या चलता रहा मामला? साहब ये पंजाब असम्बली के मामले पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी मैं उस पर अगर थोड़े कमेंट कर लूं तो फिर इस पे बात कर लेते हैं। जी जी। ये जो बात हो रही थी कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए एक और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से किया जाए ये सारा कुछ, और इसमें सबसे पहले एहतसाब हो और उसके बाद फिर इलेक्शन हो, तो हमारे यहाँ ये जो एक बड़ा मशहूर कुल नारा है कौमी हुकूमत का और पहले एहतसाब और फिर इंतखाब का नारा, ये कोई नया नारा नहीं है। कम अज कम मैं तो जब से जर्नलिज्म में आया हूँ, ये 22-23 साल हो गए हैं, उस वक्त से हम यही नारा सुनते आ रहे हैं। फारूक लगारी साहब की हुकूमत, ये माजी करीब में ही हम जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, उस वक्त भी यही आया था जब फारूक लगारी साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। तो ये सारे तजर्बात पाकिस्तान में हो चुके हैं और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये वो तमाम तजर्बात हैं जो असल स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, जिन्हें अवाम कहा जाता है, पाकिस्तान के अवाम, ये अवाम का मुल्क है और यहाँ पे जो हक हुक्मरानी है वो अवाम को हासिल है। यहाँ पे जितने भी हुक्मरानी के तजर्बे हुए हैं उसमें सबको शामिल किया गया है, लेकिन अवाम को शामिल नहीं किया गया। ये जब तक आप अवाम को शामिल नहीं करेंगे और अवाम की मर्जी से आने वाली हुकूमत को आप हुकूमत नहीं करने देंगे, उस वक्त तक कोई तजर्बा आपका कामयाब नहीं होगा। आपने जितने भी तजर्बे किए उसमें असल स्टेक होल्डर जो है अवाम, उसको नजरअंदाज किया गया। तो इसलिए यहाँ ना किसी इमरानी मुआहदे की जरूरत है, सबसे बड़ा इमरानी मुआहदा आईन पाकिस्तान मौजूद है और उस आइन के अंदर हर किसी का किरदार मुतय्यन है, हर इदारे का, हर शख्सियत का किरदार मुतय्यन है। असल मसला है उस आइन पर इम्प्लीमेंटेशन का। जब उस आइन को बंदूक के जोर पर मुस्तरद कर दिया जाता है या उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है तो सारे बहरान फिर पैदा होते हैं। जब आप ताकतवर को किसी भाषण से नहीं रोक सकते। ये जो इमरानी मुआहदा है उसकी पाबंदी जो है, आप सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंट करवा दें, आपका जो इमरानी मुआहदा मौजूद है वो उस पर सबका इत्तेफाक है। किसी कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसी कोई फोर्स नहीं है जिसका उस इमरानी मुआहदे पर इत्तेफाक ना हो। इसलिए मेरे ख्याल में ये सारे तजर्बात
नए अमरानी मुआहदे बनाने के और कौमी हुकूमत बनाने के और एहतसाब के, ये सारे हो चुके हैं। अब खुदारा माफी देनी चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, और उन लोगों से भी पूछ लेना चाहिए जिनका ये मुल्क है, जो इस मुल्क में रहते हैं, कि आप किसको हक हुक्मरानी देते हैं। और उसको पूछने का बेहतरीन तरीका इलेक्शन ही होते हैं। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, जिसकी भी हुकूमत बनती है वो हुकूमत चलाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी से चलाएगा। ठीक है। और अब आते हैं पंजाब की सूरत हाल की तरफ। पंजाब में जिस तरह की सिचुएशन ये डेवलप हुई, ये बहरान को कल का पैदा नहीं हुआ, ये उसी दिन से है जब से मरकज में है, और किसी न किसी तरीके से ये बहरान इंटरलिंक करता है मरकज को। अब पंजाब में कल अचानक जो पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया, उसके पसे पर्दा भी यही मकासद थे कि एक तो परवेज इलाही साहब जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद ऑलरेडी मौजूद थी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मौजूद थी। तो फिर जिस तरह का माहौल वहां पे क्रिएट किया गया, आपने भी बताया, वहां पे सिक्योरिटी लगा दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, और फिर 5-6 मिनट के अंदर अंदर इजलास किया गया। और उस दौरान हुकूमती अरकान इजलास में नहीं थे, सिर्फ जो है अपना नून लीग के अरकान मौजूद नहीं थे, और सिर्फ परवेज इलाही और उनके हामी अरकान थे, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी करारदाद जो परवेज इलाही साहब के पास थी। उसके बाद फिर उनका इजलास हुआ नून लीग वालों का, और वहां पे ये हिकमत अमली तय की गई कि दोबारा अदम एतमाद जमा करवा दे। अब वो दोबारा अदम एतमाद जमा हो गई। अब एक बार फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया नए सिरे से। कल एक रुकने असम्बली हैं नून लीग के फैसल नियाजी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है स्पीकर को। तो अब चूंकि वो 25 अरकान जो डी सीट हुए हैं, उसके बाद जो बाकी तादाद बचती है उसमें नून लीग दावा कर रही है कि उसके पास 3-4 अरकान की अक्सरियत है, जबकि पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही के लोगों की कोशिश है कि वो अब अक्सरियत को गेन कर लें। तो अब फिर एक बार फिर जोड़ तोड़ और एक दूसरे को मनाने का और सिलसिला शुरू होगा। और अगर कोई ठीक है, मेरे पास बिल्कुल वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, 1 मिनट रह गया आखिरी। इमरान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब का जो आइनी बहरान है, आपको कि इसके अंदर सदर मुमलिकत को तो कहीं ना कहीं किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में गवर्नर का मसला अभी तक बरकरार है। तो पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर आप कैसे वज़ीर आज़म की तजवीज़ को मुस्तरद कर सकते हैं? इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को। भाई माजरत के साथ कहूँगा, बुरा मत महसूस कीजिएगा कि यहाँ आज के प्रोग्राम में ये महसूस हो रहा है कि मैं बात नहीं कर सका, और जब मैं 2 जुमले बोलता हूँ उसके बाद मुझे काट दिया जाता है, और इस तरह से मैं प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर पा रहा। और यानी जो चीज मैंने तैयार की है, मैं अपने नहीं, वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश थी, मेरी कोशिश रही है कि बराबरी की सतह के ऊपर वक्त दिया जाए, और आप प्रोग्राम जब अपलोड होगा आप देख भी सकते हैं। नहीं मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट दिया करें, क्योंकि मैं एक सही, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपसे इस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन बहरहाल चले आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मोहम्मद इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अनीम कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।